नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 की परीक्षा में जो मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैथ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिविजिबिलिटी वाला भाज्यता नियम है। उसके बाद एवरेज और आपका जो ज्योमेट्री वगैरह है इसका पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो सबसे फेवरेट है आपका डिविजिबिलिटी, भिन्न वाला, फ्रैक्शन वाला पार्ट और एवरेज वाला। ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, एक संख्या दे रखी है 11 से भाज्य है, तो ए का मान बताना है इसमें। तो संख्या क्या है, मैं संख्या यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये संख्या है तो 11 का भाज्यता नियम क्या होता है, एक संख्या छोड़ एक संख्या, या तो सम स्थानों वालों को जोड़ के आप विषम वालों को माइनस कर दें, या विषम वालों को छोड़ के सम वालों को। जैसे यहाँ पर सम स्थान विषम वालों कौन से हैं, तो ये कौन से हैं आपके विषम वाले हैं। क्लियर है, ये संख्याएं देखें आप क्या हैं, ये आपकी विषम वाले हैं। या फिर एक छोड़ एक, इनको जोड़ के आप क्या करें, इनमें से माइनस कर दें बाकी संख्याओं को, तो ये क्या मिलना चाहिए आपको, 0। 5 + a + 4, या तो आप इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको, बात एक ही है। तो यहाँ कितना जाएगा, 18 - 9 + a। तो a की वैल्यू हम क्या रख दें कि ये 0 बन जाए, और 0 आ जाता है तो 11 से डिवाइड होता है। मैं डिविजिबिलिटी रूल पर एक क्वेश्चन डाल चुका हूँ, पूरा वीडियो डाल चुका हूँ, तो उसको आप ज़रूर देख लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सारी चीज़ें हैं कि 35 से कब डिवाइड होगा, 51 से कब डिवाइड होगा, 52 से कब डिवाइड होगा, सब चीज़ें वहाँ पर क्लियर हैं। अब यहाँ पर ए की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 9 रखेंगे तो ये क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या था, ए बराबर 9 लेने पर ये क्या होगी, संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है और 9 वर्ष की औसत आयु के 5 लड़के और शामिल हो गए, तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी। मतलब 15 लड़के पहले थे, 5 और आ गए, तो टोटल हो गए हैं 20। तो 15 की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 15 × 11 प्लस 9 औसत आयु के 5 और आ गए हैं, मतलब 9 × 5 बटे टोटल कितने हो गए हैं, 20। क्योंकि 15 और 5 पहले थे, 15 ये थे और 5 ये थे, तो टोटल कितने हो गए आपके, 20 हो गए हैं। क्लियर है, तो इनको सॉल्व करें। 15 × 5 कितना हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, 165 + 45 बटे 20। तो 165 और 45 कितना आ जाएगा, 210 बटे 20। तो 0 से 0 कटेगा और 2 से 21 काटेंगे तो 10.5 इसका एवरेज होगा। तो ये इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया, घनाभ पर एक क्वेश्चन आया है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, इसका आयतन पूछ रहा है। तो आयतन क्या होता है आपका, घनाभ मतलब क्यूबॉइड होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है आपको 12 × 10 × 8। तो 12 × 8 कितना होता है, 96। तो ये कितना हो जाएगा, 960 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। क्लियर है, तो वॉल्यूम या आयतन हो तो क्यूब होता है, और क्षेत्रफल या एरिया हो तो स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के में किसी स्थान पर वर्षा 70, 65, 55 और 90 सेंटीमीटर हुई, तो औसत बताना इसका। तो औसत क्या होता है, सबको जोड़ के हम उसमें जितनी संख्या है उतने का भाग कर देते हैं, 90/4। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 10 हो जाएगा, तो 0 आएगा। 9 और एक कैरी था, हासिल थी, 10 हो गया। 11 21 हो जाएगा, 7 28/4, तो कितना आ जाएगा, 70। तो 70 इसका आंसर होगा, 70 औसत वर्षा हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी पैटर्न पर आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 11 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। तो यहाँ पर देखिए 11 संख्याएं दे रखी हैं आपको, तो इनमें से पहली 6 का औसत कितना है, कुल 11 है, पहली 6 का औसत दे रखा है 15 आपका, तो ये कितना हो जाएगा, पहली 6 का कुल इतना हो जाएगा, और लास्ट की 4 का 8 है, तो इतना हो जाएगा। तो ये एक संख्या बीच वाली आपकी बच जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी है आपकी, 11 संख्याएं हैं। क्लियर है, तो 6 ये हो जाएंगी यहाँ पर और 4 ये, तो 10 हो गई। तो इनका कितना हो जाएगा, 90 + 32, ये हो गया। बीच की संख्या बतानी है, तो 11 संख्याओं का औसत 12 है, मतलब कुल कितना होगा, 132। 11 × 12 132 होगा। और टोटल 10 संख्याएं कितनी की है, 11 संख्याएं 132 की हैं, 10 हैं आपकी 90 + 32। तो 90 + 32 कितना हो जाएगा आपका, 122। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, हम 132 में से माइनस कर देंगे 100
22 को, तो कितना आ जाएगा 10। तो ये बीच वाली संख्या कितनी है आपकी 10 होगी। क्लियर है। 11 का औसत 12 दे रखा था तो 11 का कुल निकाल लिया हमने, 132 आ गया। पहली 6 का औसत 15 था और आखिरी 4 का औसत था 8। तो यहाँ से पहली 6 का औसत 15 था तो 90 आ गया और ये 32 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ के हमने माइनस कर दिया तो हमें बीच वाली जो संख्या छूट गई थी वो मिल गई। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर है। मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या है, बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। क्लियर है। वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा, तो जिसका मतलब होता है, पहले इस वाले की बात कर रहे हैं जो बाद में मिला है वर्ग, यहाँ पर और होता तो और का मतलब होता त्रिभुज का। क्लियर है। लेकिन जिसकी लिखा है तो जिसकी का मतलब इसके जस्ट पहले जो चीज़ निकली है उसी के बारे में बात हो रही है। तो जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 30 सेंटीमीटर है, मतलब जो वर्ग है आपका उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 30 सेंटीमीटर की है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग होता है मतलब 900, साइड का स्क्वायर होता है 900 हो जाएगा। तो इसका आधार बताना है आपको, त्रिभुज का ऊंचाई दे रखी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपको बताना है, ऊंचाई आपको 36 दे रखी है बराबर 900। तो 2 से कट जाएगा ये 18 बार, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 900/18। तो इसको 9 से काट दें 2 बार, ये 100 बार कटेगा और 2 से कटेगा ये 50 बार। तो 50 इसका क्या हो जाएगा त्रिभुज का आधार होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। तो देखिए घनाकार जो पत्थर होता है मतलब जो आपका क्यूब की बात कर रहा है, तो क्यूब का घन का आयतन क्या होता है, घन का वॉल्यूम होता है आपका ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 8 भुजा है तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। लेकिन हमसे बात कर रहा है संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा गया है, तो ये तो हमने आयतन निकाल लिया। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि बाहर से जो सारी दीवारें होती हैं जो घनाकार, जैसे कि मैं यहाँ पर बना दूँ एक, ये घनाकार आकृति जो आपकी है इसमें बाहर की जो ये सारी साइडें हैं, बाहर की चारों दीवारें हैं, जैसे एक कमरे की बात करें तो चारों दीवारें, नीचे का फर्श और छत सबको मिला के जो क्षेत्रफल होता है वो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो सारी जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होती हैं। तो एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है तो इसमें होती है 6, मतलब 6a²। तो 6 गुणित 8 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा 6 गुणित 64। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हाथ से लाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है तो ये वर्ग सेंटीमीटर होगा और आयतन की बात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है। तो ये होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a²। अगर यहाँ पर पार्श्वी पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता तो हमें क्या करना पड़ता, हम फर्श को और छत को छोड़ देते, क्योंकि हमें सिर्फ 4 दीवार का क्षेत्रफल ही आपका पार्श्वी पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। क्लियर है। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो चारों दीवारों को मिला के छत को ऊपर वाली और नीचे वाले फर्श के क्षेत्रफल को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं, भिन्न से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, जैसे कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। मतलब जब टैंक का 1/4 भाग भरा है तो कितना पानी आता है 135 लीटर। तो यहाँ से हम टैंक का पता कर लेंगे कितने का है, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो कितना आ जाएगा 20, 2 हासिल आएगी तो 4 640, सॉरी 540 हो जाएगा। ये 540 क्या हो जाएगा टैंक की क्षमता हो जाएगी। क्लियर है। 4 का गुणा करेंगे इसमें हम 135 में तो कितना आ जाएगा 540 इसकी क्षमता हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि 18 लीटर पानी रखा, 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा है। टैंक की क्षमता है 540 और 180 लीटर ही पानी है उसमें, तो कितना भाग भरा है, मतलब ये पूछ रहा है कि 180 540 का कितना हिस्सा है। तो 0 से 0 कटेगा, इसको काट दें 6 से 9 बार कट जाएगा और 3 से कटेगा 3 बार, मतलब 1/3 भाग आपका पानी भरा होगा टैंक, अगर 180 लीटर पानी उसमें भरा है तो। क्लियर है। तो इस तरीके से भिन्न के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके। अगला आपका अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया है, x/y बराबर क्या है 1/3 है और y/z बराबर है 1/2। तो यहाँ से इसको हम क्या मान सकते हैं, x अनुपात y क्या है 1/3 है, x अनुपात y कितना है आपका 1/3, 1/3 है
और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बाई अनुपात जेड है आपका 1:2। तो इनको हम कैसे निकालते हैं, एक्स बाई को यहाँ लिख लेंगे और बाई जेड को ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर है, मतलब एक्स के नीचे एक्स और बाई के नीचे बाई, यहाँ पर जेड के बाई के नीचे बाई और जेड के नीचे जेड। अब इसको हम करते क्या है, नॉर्मल सॉल्व करने के लिए पीछे जगह खाली है तो इसको यहाँ बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ बढ़ा देते हो, इनका सीधा सीधा गुणा। तो 1 आ जाएगा अनुपात 3:6। तो 1:3:6 इसका सीधा आंसर हो जाएगा। मतलब सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। एक्स बटे बाई 1/3 दिया है, मतलब एक्स अनुपात बाई दे रखा है आपको, और बाई बटे जेड मतलब बाई अनुपात जेड दे रखा है। ये कितना है, 1:3 है और ये कितना है, 1:2 है। तो इसको आप इधर बढ़ा दें और इसको आप यहाँ जो भी जगह खाली है इसको आप यहाँ पर बढ़ा दें, 1 है। तो इनका सीधा सीधा ऐसे गुणा कर देना बस। तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और यही इनका अनुपात होगा एक्स बाई जेड का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये फेवरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भिन्न का कि 1/3, 3/4, 11/12, 7/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 1/3 है, 3/4 है, 11/12 है और 7/5 है। तो देखिए अगर इनका हर समान नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 60। तो 60 को हम नीचे लिख लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा, 20 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 में तो कितना आएगा 20। 4 से करेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 का 3 में मल्टीप्लाई तो 45। 12 का करेंगे 5 बार जाएगा और 5 का 11 में मल्टीप्लाई तो 55। 5 का करेंगे तो 12 बार जाएगा, 12 का 7 में तो 84। अब सबसे बड़ी बताना है तो नीचे तो 60 सब में बराबर आ गया है, तो ऊपर जो सबसे बड़ी है वो संख्या सबसे बड़ी होगी। जैसे यहाँ देखें आप, 84 सबसे बड़ा है। 84 की कौन सी संख्या थी, 7/5। तो ये संख्या आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से हम भिन्न को सॉल्व करेंगे। अगला है वर्ग पर क्वेश्चन पूछा गया है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है आपको। तो देखिए वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो जैसे मैं बात करूं वर्ग 1 और वर्ग 2 का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, मतलब ए भुजा है तो A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, और ये दे रखा है 9/1 है आपका। तो उनका परिमापों का अनुपात बताना है। परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा, क्योंकि वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 4 गुणित भुजा उनका, लेकिन यहाँ से हम अगर निकालें तो इनकी भुजा क्या निकल जाएगी, स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा इन पर, तो 9/1 बराबर आ जाएगा 3/1। तो 1 की भुजा होगी 1, 1 की होगी 3। क्लियर है, तो अगर 1 की भुजा 3 है तो 3 गुणित 4 1 का परिमाप होगा, और 4 गुणित 1 दूसरे का, मतलब 3 गुणित 4 और 1 गुणित 4, तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 3:1। वापस से 3:1 इनका क्या बन जाएगा, परिमाप बन जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से परिमाप पूछ रहा है, परिमाप आप याद रखेंगे कि परिमाप क्या होता है। तो क्षेत्रफल दे रखा था हमें, तो स्क्वायर होता है चूंकि भुजा का, तो हमने भुजा निकाल ली कि 3 और 1 होगी, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इन पर रूट लग जाएगा। तो 1 की भुजा 3 हो गई, 1 की भुजा 1 हो गई। तो उनकी भुजाओं का अनुपात ही उनके परिमापों का अनुपात होता है, आप इसको समझ पाएंगे। या फिर भुजा गुणित 4, भुजा गुणित 4 क्या होता है, परिमाप का अनुपात। अगला है, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये इस अनुपात में बांटे जाने तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। तो 2, 3, 5 अनुपात में बांटने का मतलब होता है 1 को 2 हिस्सा मिलेगा, 1 को 3 और 1 को 5। और इन सभी हिस्सों की वैल्यू कितनी है, 2400। तो 5 और 5 10 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2400 है। तो 1 आ जाएगा बराबर 240 के। तो 2 वाले को कितना मिलेगा, जिसको 2 अनुपात मिल रहा है, इसको कितना मिलेगा, 240 गुणित 2, इसको मिलेगा 480। 3 वाले को कितना मिलेगा, 240 गुणित 3, तो इसको मिल जाएगा 720। ऐसे ही 5 वाले को कितना मिलेगा, 240 गुणित 5। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा, उसको 5 का गुणा करेंगे 1200 रुपये। क्लियर है, तो 1200 रुपये इसको ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ 1200 रुपये मिलेंगे, सबसे ज़्यादा होंगे जो कि इसके। तो इस तरीके से आप इनको अनुपात में बांट सकते हैं। इन सबको जोड़ के वैल्यू होती है इसके बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या है। मतलब 1000 का 25% का 1% का मतलब होता है मल्टीप्लाई का 1% क्या है।
तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको 25 से नहीं काटना है, क्योंकि 25 से काट देंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी सॉल्व करने की। तो 10 ये बच गया और 100 ये बचा है, 100 ये बचा है और 10 ये बचा। तो 25 बटे 1000 आ गया। तो 1000 है, इसका मतलब क्या होगा 0.025। क्लियर है, 3 जीरो हैं तो दशमलव कब लगना चाहिए, 3 के पहले। क्लियर है, तो ये इसका आंसर होगा। अगले की ओर बढ़ते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले त्रिज्या क्या है, अगर r है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अगर बाद में त्रिज्या को कितना कर दिया जाए, बाद में त्रिज्या कर दी जाए उसकी 2r, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है 2r, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 4r स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पहले पाई आर स्क्वायर था, अब हो गया 4 पाई स्क्वायर। तो कितने गुना हो जाएगा ये 4 गुना। क्लियर है, 4 गुना क्या होगा उसका क्षेत्रफल बदल जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 7000 का 36% बताना है। 36 बटे 100 प्लस 3500 का 350 का 42%। तो 350 का बताना है आपको, 42% क्या होगा, इनटू आएगा यहाँ पर 350 का 42%। तो ये डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 7 से गुणा करें 4 आ जाएगा, 21 25 हो जाएगा। तो 25 20 ये हो गया, प्लस 0 से 0 कटेगा, 5 से 2 बार, ये 7 बार, और 2 से ये 21 बार। तो 147 ये आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 6 6 2, 2667 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला पूछा गया है 1453 में 0.3 वो 11.14 जोड़ना है आपको, तो कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ इसको लिखें, दशमलव के बाद की संख्याओं को कहाँ लिखें। तो आप देखिए ऐसे लिखेंगे, सीधा सा इनको सिंपल तरीका है ऐसा 0.3। क्लियर है, वो 11 दशमलव, तो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव होना चाहिए। 14 यहाँ पर है और 11 यहाँ, इस तरीके से आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ ऊपर दशमलव नहीं है तो उसको छोड़ दें आप। तो इनको सीधा सीधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, 5 और 1 6 4 1। इस तरीके से आपको इनको जोड़ना है। ऐसा नहीं करना कि आप 0.3 है और 11.14 है तो इसको क्या करें 11.14 ऐसे लिख दें आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखना आपको। आपको क्या करना, दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे होना चाहिए और बिना दशमलव वाली संख्याएं बिना दशमलव वाले के नीचे। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। अगला अनुपात पर फिर क्वेश्चन है। एक्स बाई का अनुपात है 2:3 है और बाई जेड का अनुपात है 2:1। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, एक्स अनुपात बाई 2:3 लिख लिया, बाई अनुपात जेड है 2:1। तो सिंपल सा तरीका है, 3 को आगे इधर बढ़ा दें और 2 को आगे इधर, और इनका क्या करें गुणा कर दें। तो 2 × 2 4:3 × 2 6:3 × 1 3। तो ये क्या होगा एक्स बाई जेड का अनुपात बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये इतने ही क्वेश्चन इस पर आए हैं। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इन पर लगभग सभी शिफ्टों में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है और सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उनको आप तक पूरे टॉपिक लेके आता हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया या भिन्न पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, तो उन पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। अंतरिक्ष पर वीडियो बना चुका हूँ एक, तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको आप जरूर देख लें। वहाँ से 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी एनालिसिस मिल सकें। और पर डे जो भी पैटर्न आपका बदलेगा मैथ से संबंधित या जो भी सब्जेक्ट से संबंधित है, मैं उसको आप तक जरूर लेके आऊँगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दें, जिससे वो भी इनको देख पाएँ कर पाएँ। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।